हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ DSSP का पेपर जो होना है जुलाई में और अगस्त में। उसके लिए जो मेरी सीरीज चल रही है, मतलब बीच बीच में आती रहती हूँ, मैं छोटी छोटी से क्वेश्चन लेकर आती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, न्यू इंग्लिश लिटरेचर लिख दिया है, ये न्यू इंग्लिश लिटरेचर नहीं है। ये पीजीटी का जो सिलेबस है, न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, न्यू इंग्लिश लिटरेचर नहीं। इंग्लिश लिटरेचर मतलब तो हो गया जो ब्रिटेन का ही जो लिटरेचर है। न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश का मतलब ये होता है कि कैरिबियन और कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन वैसे इसमें अलग से भी दिया हुआ है, सुडानीज और श्रीलंकन, कोई सा भी जो लिटरेचर, न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश पे मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आई हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताती हूँ कि अगर ये जो क्वेश्चंस हैं और ये सब मैं चीज़ें मैं करवा रही हूँ, मैं आप लोगों को भी इसलिए करवाती हूँ कि शायद 10-15-20 मिनट आप लोग अपने दिमाग को पढ़ाई में लगा के और चीज़ें भूल जाएं। क्योंकि बड़ी मुश्किल होता है कि जब एग्जाम्स भाई देखो, अब इसका पीजीटी का तो आ भी गया है, अभी टीजीटी का तो आया ही नहीं है, इसका DSSB का देखो कब आता है कब नहीं है। बस ये है कि हाँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है जब डेट नहीं अनाउंस होती है, तो बस पढ़ते रहना और करते रहना। लेकिन फिर भी हार्डवर्क पेज, तो उसी लिए मैं आप लोगों को ये करवा रही हूँ। और इसके अलावा अगर आपको DSSB टीजीटी का बैच अगर देखना है तो हमारे ऐप पर अवेलेबल है DSSB का। ये है हमारा DSSB का बैच, DSSB टीजीटी इंग्लिश का। और इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के ही सब्जेक्ट का ही ये बैच है। इसमें 5500 इसका जो है वो फीस है इसकी, विद लिटरेचर एंड ग्रामर। और अगर सिर्फ लिटरेचर चाहिए तो 4500 है। और उसमें नोट्स जो है वो हार्ड कॉपी में आपके घर पर आते हैं। अगर कोई ये कहता है हम हार्ड कॉपी नहीं चाहिए या हम बिना हार्ड कॉपी के पढ़ लेंगे, तो फिर वो हमें ज़रा डाउट हो जाता है उस चीज़ पे। क्योंकि आप अगर बिना उसके पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है ना, तो हम सिर्फ नोट्स बेचते हैं और ना ही हम अपना जो है बैच जो है वो बिना आपकी मर्जी है, आप हार्ड कॉपी ना भी लेना चाहें तो भी फीस जो है वो सेम ही रहती है। तो भाई ये, लेकिन हार्ड कॉपी क्योंकि नोट्स को बनाने में और उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तैयार करा गया है। चलिए अब बाकी की बातें करेंगे बाद में। शॉर्ट में ही मैंने जो है वो चीज़ें जो हैं वो बना रखी हैं। तो आपको सबसे पहले ये है आपका दैट इज न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। और पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट। ये आप सभी ने ये क्वेश्चन, ये राइटर, इनके बारे में आपको सबको पता है। थिंग्स फॉल अपार्ट, ये जो नॉवल है ये लिखा हुआ है चिनुआ एशबे का। चिनुआ एशबे का ये नॉवल है। इसमें स्ट्रगल बिटवीन चेंज जो है वो दिखाया गया है। और ये जो है इसमें बेसिकली ये पूछते हैं कौन से उसके, ये नाइजीरियन ऑथर हैं। कॉलोनाइजेशन जो है इसमें दिखाया गया है और कॉलोनाइजेशन का प्रभाव दिखाया गया है। ये इनका सबसे, ये इनका डेब्यू नॉवल है और 1958 में आया हुआ डेब्यू नॉवल है, यानी कि इससे इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी। Which Caribbean writer is best known for Wide Sargasso Sea? A. Derek Walcott, B. V.S. Naipaul, C. Jean Rees या D. Jamaica Kinset। तो मैं आपको ये बताऊं, जो कैरिबियन राइटर है ये याद रखिएगा कौन से उसके है, क्योंकि न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश है, तो ये हैं जीन रीस के बारे में ये कहा गया है, जिनका बहुत ही फेमस ये नॉवल है वाइड सरगैसो सी। और आपको पता है इसको उन्होंने जिस रूप में लिखा है ना, ये एक, इट इज अ प्रीक्वल, ये प्रीक्वल के रूप में लिखा है उन्होंने टू जेन आयर, शार्लेट ब्रॉन्टे के जेन आयर के प्रीक्वल के रूप में उन्होंने लिखा है। तो वाइड सारगेसो सी, जीन रीस जो है उनका, ये कैरिबियन राइटर हैं, ये एंटी फेमिनिस्ट कहलाती हैं। और ये उन्होंने ये जो नॉवल लिखा है वाइड सरगेसो सी, इट्स अ प्रीक्वल टू जेन आयर, प्रीक्वल।
सलमान रश्दीज मिडनाइट चिल्ड्रन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद, सलमान रश्दी का अगर आप मिडनाइट चिल्ड्रन है तो इसके अलावा एक और टर्म भी याद रखिएगा, और वो टर्म है दैट इज मैजिकल रियलिज्म। सलमान रश्दी ने अपने नॉवेल्स में मैजिकल रियलिज्म का यूज किया, फिक्शन ऑफ जिसमें कल्पना, फिक्शन और इमेजिनेशन, मतलब इसमें इमेजिनेशन जो काल्पनिक चीजों को मिक्स किया है, मैजिकल रियलिज्म को यूज किया है सलमान रश्दी ने। और बेसिकली जो मिडनाइट चिल्ड्रन है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एंड इट्स आफ्टरमैथ, तो ये जो है इसका आंसर है दैट इज डी, मैजिकल रियलिज्म टर्म याद रखिएगा। Who coined the term hybridity as it is used in post-colonial criticism? गायत्री स्पिवक, होमी के भाभा, एडवर्ड सेड, फ्रेंस फैनन। तो हाइब्रिडिटी जो टर्म है, जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म में जिसे फेमस करा है, वो होमी के भाभा ने करा है। उनका मानना है कि कोई भी चीज जो होती है, देयर इज नो सच थिंग एज प्योर कल्चर। ये उनका कहना है कि देयर इज नो सच थिंग एज प्योर कल्चर, कि सब चीज हाइब्रिडिटी यानी कि मिक्सचर है, मिश्रण, सम्मिश्रण है चीजों का, तो प्योर कल्चर जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म में हाइब्रिडिटी के कॉन्सेप्ट को जो जिन्होंने जिसे फेमस करा है वो है होमी के भाभा। इन इंग्लिश पेशेंट, माइकल ओनाजी deals primarily with which of the following themes? A. American imperialism, memory, identity and war, racial discrimination या feminism and gender. The English Patient, ये जो है ये माइकल ओनाची, ये जो राइटर हैं, इनके नेशनैलिटी के बारे में श्रीलंकन कैनेडियन राइटर हैं, श्रीलंकन कैनेडियन राइटर हैं ये। और इन्होंने जो है ये जो द इंग्लिश पेशेंट जो लिखा है, इस ये 1992 का नॉवल है, और इसमें इटालियन, उसमें बेसिकली इसमें इन्होंने मेमोरी, आइडेंटिटी एंड वॉर, इसका जो थीम है वो है मेमोरी, आइडेंटिटी एंड वॉर। व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर? सबसे पहले बात समझते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आखिर कहते किसे हैं। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का मतलब होता है वो देश जिन पे उनसे पहले किसी और कंट्री का राज था, जो किसी और देश के अधीन थे, तो उसके बाद जब वो जो शासक थे वो चले गए, तो उसका जो है बेसिकली उसके ऊपर क्या जो है प्रभाव पड़ा। जब वो शासक चले गए, लेकिन जिनको उनके शासन में रहने की आदत पड़ गई, जो वहां पर हाइब्रिड जो उनकी संतानें रह गई, जो जो लोग थे वो क्रॉस कल्चरल जो है ब्रीड के थे, उनके ऊपर क्या क्या प्रभाव, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, वो सेम थिंग उन्होंने अपने लिटरेचर में दिखाई है, अपने आप को एक्सप्रेस जो किया है लिटरेचर। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का मतलब है कि जब कॉलोनाइजेशन खत्म हो गया, उसके बाद जो कॉलोनाइज्ड थे उन्होंने अपने लिटरेचर में जो अपनी व्यथा दिखाई है, दैट इज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में बेसिकली हम क्या पाते हैं, उसमें जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म की, कॉलोनियलिज्म का क्या क्या प्रभाव और क्या कॉलोनियलिज्म के क्या दुष्प्रभाव उन्हें झेलने पड़े। Season of Migration to the North by Tayyab Salih explores the legacy of। ये जो राइटर हैं ये सुडानीज राइटर है, सुडान के राइटर हैं ये। स्लेवरी, वॉर, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन सुडान। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, दैट लिटरेचर इज प्रोड्यूस्ड by those authors who were formerly colonized. Wool-Soyinka won the Nobel Prize in Literature in। Wool-Soyinka को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1986 के लिए। ये याद रखिएगा, इन्हें किसी एक किताब के लिए नहीं मिला था, बल्कि इनके वर्क के लिए इनको मिला था। अरुंधति रॉय इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज सेट इन विच इंडियन स्टेट? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या गोवा? अरुंधति रॉय का जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, बेसिकली ये जो कहानी है ये वेलुथा की कहानी है, और ये जो अनटचेबल्स की फ्लाइट को दिखाती हुई कहानी है कि कैसे मतलब
जो समाज का एक निचला वर्ग था, जिसे गायत्री स्पिवक ने सबॉल्टन्स का कह के उस चीज को बहुत ही ज्यादा फेमस बनाया। तो जो है, जो मार्जिनलाइज थे, दोस्त हुआ इन पे, जो परिया जिन्हें कहा जाता था, वो कहीं के भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियंस ने जो ओरिजिनल जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा, और जब देश आजाद हो गया तो उनको जो है एक जो रिजर्व कैटेगरी का लाभ भी नहीं मिला। तो अरुंधति रॉय का जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, ये दिस इज सेट इन केरला। Gugi wa Thiogo advocates writing in English, French, Gikuyu and other indigenous African languages, Swahili only. तो गुगी व थ्योंगो जो एडवोकेट करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई जो लोग पढ़ें वो उन भाषा है गीकुयू लैंग्वेज एंड अदर इंडिजिनस अफ्रीकन लैंग्वेज, जो वहां की नेटिव लैंग्वेजेस है। Which theory explores the cultural legacies of colonialism and imperialism, structuralism, post-colonialism, formalism या मॉडर्निज्म। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कौन सी थ्योरी है जो कॉलोनियलिज्म के बारे में बताती है, यानी कि जो शासक थे, दूसरे देश पर आए, आधिपत्य करा, वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाया, और वहां पे जो जब लोगों ने, आप खुद ये सोचिए, जैसे कि कोई हमारे घर में मेहमान की तरह रहने के लिए आए, फिर उस पर कब्जा कर ले और कई साल तक उस पर रहता रहे। माना कि हम उसको केवल बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन सालों साल रहते 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 और वो एडजस्ट करते करते चीजों की आदत जो है वो पड़ जाती है। उसके बाद वो अत्याचार भी करते हैं, सब चीजें, अचानक वो चले जाए, एक वॉइड आता है। उस वॉइड को कैसे जो है वो फील किया जाता है, उस वॉइड को कैसे क्या बताया जाता है। तो बेसिकली कॉलोनियलिज्म जो का को बताता हुआ जो चीज है, कॉलोनियलिज्म के बारे में जो बताते हुए है, वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म है। और पोस्ट कॉलोनियलिज्म में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है ना, उसमें अटैचमेंट और वो दिखता है। लैंग्वेज इंग्लिश इसलिए चुनी गई है क्योंकि ये भाई एक वो ग्लोबल लैंग्वेज है, जिससे कि वो अपनी व्यथा पूरे देश की दुनिया को बता सके। दैट इज पोस्ट colonialism. Now the next question, Derek Walcott's poetry often reflect, Derek Walcott का आपने नाम सुन रखा होगा, A Far Cry from Africa उनकी बहुत ही फेमस पोएम भी है। तो वो उनकी पोएम्स में क्या चीज जो है वो रिफ्लेक्ट करती है? आयरिश नेशनलिज्म, कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल कैरिबियन आइडेंटिटी, ईस्ट एशियन फिलोसफी या पोस्ट मॉडर्न निहिलिज्म, एंड दैट इज colonial and post colonial identity. Which of the following is not typically associated with post-colonial literature? Cultural hybridity, resistance to colonial narratives, magical realism, total objectivity and detachment. भाई देखिए, कल्चरल हाइब्रिडिटी आपको पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग में मिलेगा ही मिलेगा। कॉलोनियल नैरेटिव्स जो उन्होंने अपने तरीके से बातों कहने की कोशिश करी, वो उसका रेजिस्टेंस मिलेगा। और मैजिकल रियलिज्म, जैसे मैंने अभी सलमान रश्दी का भी बताया था, इसमें जो आपको नहीं मिलेगा, टोटल ऑब्जेक्टिविटी एंड डिटैचमेंट। जैसे अगर मैं आपको एक चीज ये बताऊं, हम बात अगर दलित लिटरेचर की करें, तो जो दलित लिटरेचर अगर आप पढ़ते हैं, तो जो द वन हु डजंट बिलोंग टू दैट कास्ट, द वन हु डजंट नो अबाउट द एगनी, तो वो उसको ऊपर ऊपर से लिखेगा। लेकिन द वन हु हैज गॉन थ्रू ऑल दोज ऑर्डील्स, वो जो उसको लिखेगा ना, वो एक बहुत सब्जेक्टिव वे में लिखेगा। अगर आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की नॉवल झूठन, उनका वैसे वो एक ऑटोबायोग्राफी है, झूठन पढ़ते हैं, या जो किसी एक दलित राइटर के द्वारा लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो उसमें आपको जो सब्जेक्टिविटी और अटैचमेंट देखने को मिलता है, वो एक सरफेस तौर पे लिखी हुई उसमें नहीं मिलता है। सेम वही चीज है कि जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स थे, उसमें आपको ऑब्जेक्टिविटी और डिटैचमेंट मिल ही नहीं सकता, उसमें सब्जेक्टिविटी है, बिकॉज दे हैड गॉन थ्रू ऑल दैट ऑर्डील। द कॉन्सेप्ट ऑफ द सबऑल्टर्न वाज पॉपुलराइज्ड इन पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में। देखिए, सबऑल्टर्न का जो मीनिंग होता है ना, वैसे तो सेना में सबसे जो नीचे रैंक में होते हैं उसका होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज करा था गायत्री स्पिवक ने। सबॉल्टर्न का मतलब, सबॉल्टर्न वो लोग, उनके बारे में कहा है इसको कि सबॉल्टर्न कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स ड्यू टू द क्लास स्ट्रक्चर बाय जो कॉलोनाइजर्स। तो सबॉल्टर्न जो समाज के वो ऑप्रेस जो लोग,
जो अपने ही देश में रहते हुए भी अपने ही अधिकारों के लिए नहीं बोल सकते बिकॉज ऑफ दैट क्लास स्ट्रक्चर। तो ये जो पॉपुलराइज करा था ये कॉन्सेप्ट, दैट वाज बाय गायत्री स्पिवक। V.S. Naipaul's works are often criticized for their anti-colonial stance, sentimentalism, nostalgia for empire, complex female character। नायपॉल के जो वर्क्स हैं वो क्रिटिसाइज किए जाते हैं नॉस्टैल्जिया फॉर एम्पायर के लिए। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस थोड़े से ही क्वेश्चंस मुझे कराने थे, मैंने कहा एक छोटा सा सेशन जो है आप लोगों के लिए ले लूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं। अभी इसी को ही मैं एक आध दिन करवा देती हूँ, क्योंकि कौन कौन से क्या 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 पता इनमें से ही क्वेश्चंस आपको मिल जाए। न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश।